नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत हो चुका है आपका दक्ष फिल्म के एसएसटी के लेक्चर 1 में, जहां हम आपको आज बताएंगे ज्योग्राफी चैप्टर 1 और एक स्पेशल तरीका लेके आए हम जिसे अपन माइंड मैप के जरिए अपन सीखेंगे। सारी क्लासेस अपनी जितनी भी एसएसटी के चैप्टर है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारे ही अपन माइंड मैप्स के जरिए शॉर्ट रिवीजन करेंगे। जैसा कि अब एग्जाम आने वाले हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम डिटेल लेक्चर इन्हें समझाएं। हम क्या करेंगे, इन माइंड मैप्स के जरिए चैप्टर अपने सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन एवं उनके विकास। इस चैप्टर को अपन ने सबसे पहले उठाया है। इस चैप्टर में सबसे पहले ही अपन देखेंगे क्या, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इनके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा। टाइप्स टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो इस चैप्टर में संसाधनों को 4 आधारों पर व्यक्त किया गया है। वो 4 आधार कौन कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी समाप्यता के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी उनके विकास के आधार पर, यानी संसाधन जो है उनका विकास किस प्रकार से किया गया है या हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। अब बायोटिक रिसोर्सेस, बायोटिक रिसोर्सेस, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें लिविंग बीइंग्स का कंपोजिशन होता है, या हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स का कंपोजिशन होता है। और अजैव संसाधन अबायोटिक रिसोर्सेस वे होते हैं जिनमें नॉन लिविंग्स का कंपोजिशन होता है। एग्जाम्पल के लिए अबायोटिक में हम गिन सकते हैं रॉक्स, मेटल्स, यानी चट्टानें, धातु वगैरह, ये सारे हमारे अबायोटिक के एग्जाम्पल हैं। बायोटिक में हम गिन सकते हैं ह्यूमन बींग्स, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, फ्लोरा एंड फौना, यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव खुद इसी वाले हिस्से में आता है, यानी कि बायोटिक रिसोर्सेस में आता है। इसके बाद देखेंगे हम अगला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर भी संसाधनों के 2 प्रकार होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत। एग्जाम्पल इनके भी देखेंगे। एग्जाम्पल रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अगर हमें याद रखना है तो हम 2 एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। वहीं अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या अनवीनीकृत स्रोत की बात करें तो उनमें आ जाएंगे हमारे मिनरल्स एवं फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि फॉसिल के एग्जाम्पल में कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होती है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सारे हमारे इसके उदाहरण रहेंगे। इसके बाद अपना अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेस, यानी कि किसी एक व्यक्ति के, जिसे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, किसी एक व्यक्ति के खुद के पर्सनल रिसोर्सेस जो होते हैं वो। दूसरा है इंटरनेशनल रिसोर्सेस, यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन यानी कि जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन यानी किसी एक पर्टिकुलर देश का उस पर अधिकार होना चाहिए। उसके बाद होता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, यानी कि किसी एक जाति विशेष या समुदाय के आधार पर जो भी संसाधन बटे हुए हैं वो आते हैं हमारे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में। इन सभी के हम एग्जाम्पल अगर सुने तो एग्जाम्पल है जैसे इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेस में आती है। जैसे किसी का खुद का घर हो गया, उनके खेत हो गए, मकान हो गए, प्लॉट हो गए, ये सारे किस में आएंगे? इंडिविजुअल रिसोर्सेस में आएंगे। अगर हम इंटरनेशनल रिसोर्सेस की बात करें तो सी जो इंडियन ओशियन जैसे जो है, अपन देखें भारत का जो नक्शा है उसके साउथ में जो इंडियन ओशियन आता है, तो इंडिया के बॉर्डर से जो इंडियन टेरिटरी है, सी समुद्र के यहाँ पर, वहां से 200 नॉटिकल माइल यानी 200 नॉटिकल माइल के बाद वाला क्षेत्र स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन कहा जाता है। इसके बाहर वाले क्षेत्र में
सभी जो भी रिसोर्सेज प्राप्त होंगे उन सभी पर किसी एक पर्टिकुलर देश का अधिकार नहीं रहता, और उसके अंदर जो आ रहे हैं 200 नॉटिकल माइल के अंदर जो रिसोर्सेज है उन पर उस पर्टिकुलर देश का अधिकार रहता है जो वहां पर पास में सबसे होता है। नेशनल रिसोर्सेज विद इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, यानी कि किसी एक देश के बॉर्डर के अंदर आने वाले सभी संसाधन उसी देश के अधिकार के अंदर आएंगे, जिन्हें हम बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत की टेरिटरी यानी कि नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, ईस्ट वेस्ट में गुजरात से लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट तक, अगर इस बीच में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संसाधन प्राप्त होता है तो भारत सरकार के अधीन आएगा, यानी कि वह एक राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस, यानी किसी जाति विशेष के अंतर्गत आने वाले संसाधन या किसी समुदाय के द्वारा संचालित किए जाने वाले संसाधन, वो कौन से हो सकते हैं? उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, विलेज कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड्स। ग्रेजिंग ग्राउंड्स जैसे आप में से अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपने देखा हो गांव में क्या होता है, जो पशु वगैरह होते हैं, गाय भैंसें जो होती हैं, उनको चराने के लिए कुछ जमीनें होती हैं और वह फिक्स रहती हैं कि हमारे इस गांव की जमीन ये है, यहाँ हमारे गांव के पशु वगैरह क्या होते हैं, चरने जाते हैं, होते हैं ना, ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं उन्हें। तो वह किसके रहते हैं? वह इस पर्टिकुलर उसी एक विलेज की है, उस पर दूसरा गांव वाला नहीं आ सकता। वही हम बात करें इसके अलावा बरियल ग्राउंड्स। बरियल ग्राउंड्स क्या होता है? शमशान घाट कह सकते हैं अपन। शमशान घाट गांव वगैरह में या फिर अपने यहाँ पर जो शमशान घाट होते हैं वो लोकल प्रॉपर्टी में आते हैं। विलेज पॉन्ड्स, गांव के जो तालाब होते हैं, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, ये सारे कैसे हैं? किसी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, यानी किसी एक जाति विशेष, समुदाय विशेष के अंतर्गत आने वाले संसाधन है। ये हमारा कंप्लीट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वाला पार्ट, यानी कि स्वामित्व के आधार पर जो भी संसाधन प्रकार होते हैं वह अपन ने पढ़ लिए। इसके बाद देखेंगे अपन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि संसाधनों को किस तरह से विकसित किया गया है या उनका किस प्रकार से विकास हो गया है, उनके आधार पर हम देखेंगे संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, रिजर्व्स, पोटेंशियल रिसोर्सेज और स्टॉक। रिजर्व क्या होता है? रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। जैसे आपने सुना होगा, अक्सर न्यूज में चलता है कि इंडिया ने इतने ऑयल रिजर्व को डिस्कवर किया, या फिर किसी भी कंट्री ने गोल्ड के रिजर्व मिले, या फिर कहीं पर बोला इस चीज का रिजर्व मिला है, लिथियम आयन के हम सुनते हैं रिजर्व मिलते हैं। तो उनको हम देखेंगे ये रिसोर्स कैसे होते हैं, जो रिजर्व के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें हम भविष्य में यूज कर सकते हैं। अभी रखे हुए हैं, सरकार को मिल गए हैं कि यहाँ पर इस चीज का भंडार है, हम उसको भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है पोटेंशियल रिसोर्सेस। पोटेंशियल रिसोर्सेस कौन से होते हैं? एक वर्ड सुना होगा आपने, पोटेंशियल, शब्द से समझो। हम सुनते हैं अक्सर के इस व्यक्ति में इतना पोटेंशियल है। उसी प्रकार से किसी क्षेत्र में जहां पर उस स्रोत को निकालने के लिए या उस ऊर्जा को या उस संसाधन को प्राप्त करने के लिए जो पोटेंशियल उस क्षेत्र में है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमारे भारत में वेस्टर्न साइड में, गुजरात और राजस्थान साइड में क्या होता है कि वहां पर समुद्र से आने वाली हवाओं के जरिए वाइंड एनर्जी का बहुत अच्छा रिसोर्स रहता है, यानी कि पवन ऊर्जा। वहां से क्या, बीच साइड से बहुत सारी पवनें आती हैं, जिनसे हम वाइंड एनर्जी वहां से क्या कर सकते हैं, एक तरह से उससे हम बिजली बना सकते हैं। तो जो पोटेंशियल रिसोर्स है अपना, वो किस तरह का हो गया, वाइंड और सोलर एनर्जी वहां पर ज्यादा देखने मिलती है। कहाँ? राजस्थान में। उसके अलावा तीसरा हमारा टाइप कौन सा है? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वर्ड आपने सुना होगा, अपन कुछ माल वगैरह स्टॉक करके रख लेते हैं, लगभग ये उसी प्रकार का है। क्या है इसमें? अगर कोई संसाधन स्टॉक में तब माना जाएगा जब वहां पर वो संसाधन हमें मिल तो गया है, लेकिन हमें उसे यूज करना नहीं आता। किसी भी गवर्नमेंट को कोई संसाधन मिला, कोई रिसोर्स मिला, जैसे भारत सरकार ने देखा कि समुद्री क्षेत्र में कहीं पर जो उनके अंतर्गत आता हो, जमीन के नीचे कुछ हिस्से में पेट्रोलियम के भंडार मिले। पेट्रोल जो आप समझते हो ना, वही जो कच्चा तेल कह सकते हैं अपन, उसके भंडार मिले। लेकिन भारत सरकार के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वह वहां से तेल को निकाल सके। तो वो वाला जो संसाधन है वो अपना अपना इस स्टॉक वाले पोर्शन में आएगा। ठीक है, आप ये तीनों समझ गए, स्टॉक, पोटेंशियल रिसोर्स और रिजर्व। यहां पर अपन ने समझ लिया है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के चारों क्लासिफिकेशन।
यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये चारों ही प्रकार अपन ने समझ लिए हैं। इसके आगे अपन देखते हैं और इस चैप्टर में क्या क्या है। अगला टॉपिक हम देखेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स, यानी मिट्टी को एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है और उसके बारे में क्या क्या है वह अपन देखते हैं इस चैप्टर में। मिट्टी यानी कि सॉइल, सॉइल का क्लासिफिकेशन यानी कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो भारत में कुछ इस प्रकार की मिट्टियां हैं जिन्हें अपन देखेंगे। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो काली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट को लेटेराइट बोलते हैं हिंदी में, एरिड सॉइल शुष्क मृदा, और फॉरेस्ट सॉइल यानी वन मृदा। ये सारी ही मिट्टियां कैसी हैं, जो मेनली इनके टाइप्स हैं मिट्टियों के जो भारत में पाए जाते हैं। इनके बारे में ज्यादा हमें नहीं जानना है, इनके नाम याद रख सकते हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ये सारे ऐसे आप थोड़ा बहुत जानना चाहो तो जैसे एलुवियल सॉइल है, ये इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है, यूपी बिहार वाले क्षेत्र में, यहाँ पर गंगाइटिक प्लेन जो है। उसके अलावा ब्लैक सॉइल गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है। रेड एंड येलो सॉइल ये अपने डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। लेटेराइट सॉइल ये अपने केरल वाली साइड पाई जाती है। एरिड सॉइल राजस्थान में, और फॉरेस्ट सॉइल अक्सर फॉरेस्ट वाले क्षेत्रों में या हिमालयी क्षेत्रों में देख सकते हो। सॉइल के साथ दो टॉपिक और आते हैं, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि मिट्टी का बर्बाद होना और मिट्टी को बचाना। सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन, मिट्टी का खराब होना। मिट्टी कैसे खराब हो रही है? द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ये काफी छोटी और संक्षिप्त में डेफिनेशन दी गई है। हमें क्या समझना है? सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन। मृदा अपरदन में जब मिट्टी के उपजाऊ जो न्यूट्रिशंस होते हैं तो पानी के साथ मिलकर बह जाते हैं, तो उनको ही अपन क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। यानी मृदा का क्या हुआ? अपरदन हुआ, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं रही। इनके होने के कारण क्या क्या है? इंटेंस फार्मिंग, ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यानी कि जब बहुत तेजी से, यानी कि बहुत ही ज्यादा गति से अपन क्या कर रहे हैं? फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि एक साल में 2 बार 3 बार अपन ने फसल उगा ली एक ही खेत में, तो वहां पर क्या हुआ? मिट्टी की क्वालिटी गिर जाएगी। उसके बाद ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग यानी अधिकतर चराई करा दी गई, वहां पर पशुओं का चराई बहुत ज्यादा मात्रा में करा दी गई, जिससे क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, ये भी एक बड़ा कारण है जो मृदा अपरदन का कारण है। हम इस मिट्टी को बचा कैसे सकते हैं? तो इसके कुछ तरीके जिसके द्वारा हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, यानी मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन यानी कि वनों को लगाना। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग एक बहुत ही शानदार तरीका है जिसमें सीढ़ीदार खेती होती है। सीढ़ीदार खेती यानी पहाड़ों पर इस सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर में, जैसे कुछ यहाँ पर मैं बताऊं आपको, कुछ इस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में खेती वगैरह कर दी जाती है और यहाँ पर पत्थर रख दिए जाते हैं। ये थोड़ी सीढ़ियां बड़ी बड़ी रहती हैं, जिससे क्या हो? इरिगेशन के वक्त, सिंचाई के समय, जब पानी यहाँ से आ रहा हो सिंचाई करते समय, तो पानी थोड़ा बहुत यहाँ रुक जाए, फिर उसके बाद इस जगह पर यहाँ फसल लगाई जाती है, जिससे क्या हो? पानी भरपूर मात्रा में हर तरह की फसल को, हर पेड़ पौधों को मिल जाए। ये टेरेस फार्मिंग का एक तरीका है, जिससे मिट्टी का भी बहाव नहीं होता, जैसे मिट्टी पानी के साथ बहकर नहीं जाएगी, यहाँ जो पत्थर रखे हुए हैं उनसे रुक जाएगी। ठीक है, ये टेरेस फार्मिंग होती है। इसके अलावा अपन अगला टॉपिक देखते हैं, लैंड का यूटिलाइजेशन, यानी भारत में जमीन का बंटवारा किस प्रकार से है, कहाँ पर कितनी भूमि बटी हुई है, कौन सी भूमि किस प्रकार की है, हम सारी भूमियां देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी भूमि जो कि उपजाऊ नहीं है, या हम कह सकते हैं खेती करने के लायक नहीं है। ऐसी भूमि कितनी है? पहली बात तो ऐसी भूमि को बोलते हैं अपन बैरन या वेस्टलैंड, यानी कि बंजर भूमि। बंजर भूमि जहां पर अपन किसी प्रकार की कोई फसल, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड बोलते हैं इसे, जहां पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि अपन
खेती से रिलेटेड नहीं कर सकते, ठीक है। और इस पर अक्सर हम देखते हैं शहरों में बिल्डिंग है, रोड्स और ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं, ठीक है, जहां पर अपन खेती नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कल्टीवेटेड लैंड्स में क्या आएगा, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर खेती नहीं की जा सकती। उसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि जैसे घास के मैदान है, गांव दूर दराज क्षेत्रों में, जंगलों में, जंगल भी इसी के अंतर्गत आएंगे, गाँव में भी देखते हैं अपन कि घास के मैदान है, ये सारे इसी क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। चराने के लिए जो पशुओं को ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं वो सारे इसी में आएंगे। पेड़ पौधे जो रहते हैं, रैंडम पेड़ पौधे लगे हैं, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला हम देखेंगे लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न यानी कि भारत में जमीन का बंटवारा किस तरह से है, कहां पर कितनी जमीन किस क्षेत्र को बटी हुई है। पैटर्न ऑफ यूज ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइप ऑफ सॉइल, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, स्किल, पॉपुलेशन, ट्रेडिशन एंड कैपेबिलिटी, यानी कि जो जमीन है वह भारत में किस प्रकार से बटी हुई है, जहां जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की जरूरत है वह उस प्रकार से जमीन का इस्तेमाल करता है। फैलो लैंड्स हम देखेंगे, फैलो लैंड्स क्या होते हैं, और इसके अलावा नेट सोन एरिया को भी समझेंगे। फैलो लैंड और नेट सोन एरिया क्या होते हैं। फैलो लैंड ऐसी जमीन है जहां पर लगभग 1 से लेकर 5 साल के बीच में कोई खेती की ही नहीं गई है, इस तरह की जमीन को हम बोलते हैं फैलो लैंड, यानी कि इस पर पिछले कुछ 5 सालों से ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई खेती नहीं की गई। इसके अलावा हमारा एक अगला टॉपिक आता है जहां पर हम देखेंगे नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट सोन एरिया वह एरिया या वह क्षेत्रफल है जिस क्षेत्र पर कुल फसल उगाई जा रही है। जैसे हम देखें, अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ जमीन का हिस्सा है तो जरूरी नहीं है बस पूरी जमीन पर ही खेती करे, उस खेती करने वाले हिस्से को ही अपन क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया, यानी कि जिस जमीन पर सिर्फ फसल लगाई गई है वही नेट सोन एरिया के अंतर्गत आएगा। और अगर बात करें हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की, तो अगर उस जमीन पर एक साल में 2 बार 3 बार या 4 बार फसल उगाई जा रही है, किसी प्रकार की छोटी मोटी फसलें या बड़ी फसलें, तो वो फसलें जब 2 बार 3 बार 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 काउंट की जाएंगी उसे हम बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी वही एरिया 1 बार 2 बार और 3 बार गिना जाएगा, यानी काउंट किया जाएगा। ये हमारा हो जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसके अलावा हम देखेंगे फॉरेस्ट। इंडिया में फॉरेस्ट में देखेंगे तो फॉरेस्ट के अंडर आता है 22.78% जो लैंड है वह फॉरेस्ट के अंडर कवर है। ये ऑब्जेक्टिव में हमें देखने मिल सकता है, आप इस परसेंटेज को याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि भूमि का अपरदन किस प्रकार से हो रहा है या भूमि का क्षरण किस प्रकार से हो रहा है और उसको बचाने के लिए क्या प्रयास हम कर सकते हैं। तो देयर इज अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। भारत में कितना 130 मिलियन हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो कैसी है, डिग्रेडेड है, यानी कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वह पूरी तरह से बंजर या अनुपजाऊ है। अप्रोक्सीमेटली 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया एंड 56% इज वाटर एरोडेड एरिया। इसमें से भी कितना 28% क्षेत्र ऐसा है जो वनों द्वारा आच्छादित है और इसके अलावा 56% क्षेत्र ऐसा है जो जल आच्छादित क्षेत्र है, यानी कि वाटर एरोडेड एरिया है। और उसमें भी सैलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि नमकीन क्षेत्र या लवणीय क्षेत्र है। इसके अलावा हम देखेंगे अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इसके बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं पूरा माइंड मैप के जरिए हमने इतना बड़ा चैप्टर बहुत ही कम समय में समझ लिया। रिसोर्सेस डेवलपमेंट एंड प्लानिंग लास्ट टॉपिक है। रिसोर्स संसाधन, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास एवं उसकी प्लानिंग यानी योजना कि इस रिसोर्स को हम किस प्रकार से यूज करेंगे, तो उसके हम तरीके जानेंगे। देखते हैं हम कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स यानी कि संसाधनों को बचाना, हमें इस तरह से संसाधनों का यूज करना है कि हमारे संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए बच सके, ये नहीं कि हमने आज ही पूरे संसाधन यूज कर लिए। Irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems, यानी कि हम अत्यंत बहुत ज्यादा ही संसाधनों का इस्तेमाल ना कर जाएं, जिससे क्या होगा सामाजिक हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज ये ऑब्जेक्टिव का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में माउंटेन्स 30% है, प्लेट्यू 27% है एंड प्लेन्स एंड आइलैंड्स 43% है।
ये आप ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो, मैचिंग वगैरह में आपको देखने मिल सकता है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हम संसाधनों का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं या फिर उन विकास को किस प्रकार से मदद पहुंचा सकते हैं। कुछ एग्जांपल दिए हैं। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ओनली फ्यू हैंड्स, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर एंड डिप्लीशन। यहाँ क्या हो रहा है, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो भारत में या पूरे विश्व भर में इनका दोहन हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं, और उसका कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, संसार समूचे रूप से उसका दोषी है। जैसे हम देखते हैं ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर में क्या है, जो उसका क्षरण हो रहा है उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। उस ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए समस्त पूरा ब्रह्मांड या पूरी दुनिया, अपनी जो पृथ्वी है वह जिम्मेदार है। इसके बाद इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में जो संसाधनों का नियोजन है वह किस प्रकार से होता है, संसाधन नियोजन लास्ट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, आप इसके 2-3 पॉइंट याद रख सकते हैं। संसाधन नियोजन, मेकिंग ऑफ इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज आफ्टर द रीजन वाइज आइडेंटिफिकेशन एंड अक्रॉस द कंट्री। सबसे पहले संसाधन को हमें ढूंढना है कि संसाधन कहां पर है। अगर हम भारत देश की बात करें तो हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि संसाधन आखिर है कहां पर। भारत में साउथ में, नॉर्थ में, इस स्टेट में है, मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी, कहीं पर भी, ये हम चेक करेंगे। उसके बाद मेकिंग ऑफ द प्लानिंग स्ट्रक्चर विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद हम चेक करेंगे इस संसाधन को प्राप्त कैसे किया जाए। अगर कहीं पर हमें कोल मिला, कहीं पर पेट्रोलियम मिला, कहीं पर गोल्ड रिजर्व मिले, तो हमें इन्हें प्राप्त कैसे करना है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, स्किल का यूज करेंगे। जो लोग लगेंगे उसके लिए हम उन लोगों को बुलाएंगे, संस्था स्थापित करेंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, ये सारे काम हम करेंगे। लास्ट, मैचिंग ऑफ रिसोर्स प्लान विद द डेवलपमेंट प्लान, यानी कि संसाधनों को कुछ इस तरह से प्राप्त किया जाए जिससे जो वर्तमान सरकार जो चल रही है उसके प्लान से वह मेल खा सके। इस प्रकार से उन योजनाओं को हम लागू करेंगे। और यहाँ पर अपना ये टॉपिक होता है खत्म। हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके सारे जो मेजर टॉपिक्स हैं वह हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे इस सीरीज को फॉलो करें। इसके साथ हमारे अगले चैप्टर भी आएंगे, पूरी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सभी को अपन इन माइंड मैप्स के जरिए, ये बहुत ही शॉर्ट रिवीजन जैसा होता है, हम इनके जरिए इन चैप्टर को समझ सकते हैं। गुजारिश करना चाहूंगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाकी धन्यवाद।